शेर की तरह पूरी ताकत से तैयारी करनी है एग्जाम की। फ्यूचर ऑफ इंडिया स्वागत है आपका। इस प्लेलिस्ट में हम क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरे के पूरे चैप्टर को क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि जैसे जैसे हम टॉपिक्स कवर करते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि उस टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपको हर क्वेश्चन का एक सुटेबल आंसर भी मिल जाएगा। पूरे के पूरे चैप्टर को इन वीडियो लेक्चर्स में से पढ़ने के बाद जब आप अपनी साइंस की बुक में से पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि हर एक टॉपिक को कंप्लीट डिटेल के अंदर हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। इन वीडियो लेक्चर्स को देखने का मैक्सिमम बेनिफिट तब होगा जब आप इन वीडियो लेक्चर्स को सीरियल ऑर्डर में देखोगे, मतलब पहले लेक्चर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड सो ऑन। तो जल्दी से आप तैयार हो जाओ और वीडियो को लाइक करके अपनी अटेंडेंस लगा दो। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने जहां तक कवर कर लिया था अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। Force of friction is the self-adjusting force. What is the meaning of this statement? इस क्वेश्चन में ना पहले आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है और फिर आपसे पूछ रहे हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। स्टेटमेंट हमें ये दे रखी है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब इस बात का मतलब क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। चलो आंसर पे आते हैं। देखो, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो क्लियर है ना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। किसी ऑब्जेक्ट को अगर आप पुश करते हो और पुश करके आप ऑब्जेक्ट को अगर मोशन में लेके आ रहे हो तो ऑब्जेक्ट जब भी मूव कर रहा होता है तो ऑब्जेक्ट और ग्राउंड के बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाती है जो ऑब्जेक्ट को मूव करने से रोकने का काम करती है और इसी फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब भी कोई भी दो चीजें आपस में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के अंदर होंगी, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में होने का मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर स्लाइड कर रहा होगा या फिर एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर स्लाइड कर रहा होगा, तो दोनों के बीच में ना एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करती है। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, या फिर ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। इतना तो क्लियर है ना आपको। अब ये देखो, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इसका मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ना फिक्स्ड नहीं होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सामने से कितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने सामने से कितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई की है। अगर आप अपनी अप्लाइड फोर्स को चेंज करोगे ना तो ऐसा करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अगर आप अप्लाइड फोर्स को चेंज करोगे मतलब आप सामने से कितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो उसके अंदर अगर आप चेंज करोगे तो ऐसा करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। चलो इस कॉन्सेप्ट को ना पहले मैं एक बार आपको डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूं। अभी हम ना फर्स्ट वाले डायग्राम पे ध्यान दो। अभी तो भाई साहब ने बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाने शुरू ही नहीं की है। भाई साहब आराम से अपना डांस कर रहे हैं। तो अभी अप्लाइड फोर्स 0 है। जब अप्लाइड फोर्स 0 है तो उस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होगी। मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड के ऊपर एज इट इज पड़ा हुआ है ना तो उस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0 है। जब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी किसी भी डायरेक्शन से फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा तो उस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होती है। ये वाला पॉइंट आपको आगे समझ में। अब सेकंड डायग्राम के ऊपर आते हैं। सेकंड डायग्राम पे आने से पहले ना एक बात मेरे को बताओ, आपके रूम के अंदर जो बेड है जिसके ऊपर आप सोते हो वो बेड बड़े साइज का है ना। आप सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर से बेड को पुश करके क्या बेड को मूव कर सकते हो? या फिर आपके घर के अंदर कोई भी जो ऐसे बहुत भारी चीज है, सपोज आपका डाइनिंग टेबल है। अब डाइनिंग टेबल बड़े साइज का होता है, आप सिर्फ अपने इंडेक्स फिंगर से उसे पुश करके मूव कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जब अपनी इंडेक्स फिंगर से फोर्स अप्लाई करोगे तो आपने फोर्स तो लगाई है लेकिन वो वाली फोर्स इतने बड़े साइज के ऑब्जेक्ट को, बेड को या फिर डाइनिंग टेबल को मूव करवाने के लिए काफी नहीं है। वही सिचुएशन यहां पे है। ये वाला जो बॉक्स है ना बहुत ज्यादा भारी है।
तो इन भाई साहब ने फोर्स तो लगाई है, लेकिन फोर्स लगाने की वजह से ये वाला जो बॉक्स है वो अभी मूव नहीं कर रहा। इन भाई साहब ने फोर्स लगाई है, हाँ जी लगाई है, लेकिन वो वाली जो फोर्स है अभी इन्होंने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई। ये पुश तो कर रहे हैं पर जेंटली पुश कर रहे हैं, तो अभी ये वाला जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा। भाई साहब ने फोर्स लगाई है, हाँ जी लगाई है। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 10 न्यूटन की है। फोर्स को ना न्यूटन्स में मेजर करते हैं। अगर आप 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 से इंक्रीज होकर 10 हो जाएगा। अभी इस समय ना ये वाला जो बॉक्स है वो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि जितनी फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये वाले भाई साहब अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना ही एक्ट कर रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ऑब्जेक्ट जब मूव करने की कोशिश कर रहा होता है उस समय भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करना स्टार्ट कर देती है। तो भाई साहब ने पहले तो अप्लाइड फोर्स 0 थी, जब अप्लाइड फोर्स 0 है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 होगा। अब इन्होंने 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 0 से इंक्रीज होकर 10 हो जाएगा। सपोज ये और ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, 20 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होकर 20 हो जाएगा। अगर ये 30 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होकर 30 हो जाएगा। अगर ये 40 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होकर 40 हो जाएगा। अगर ये वाले भाई साहब 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी इंक्रीज होकर 50 हो जाएगा। अगर आप अप्लाइड फोर्स को इंक्रीज करोगे ना या डिक्रीज करोगे, ऐसा करने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी चेंज हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती होती है। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगी ना, सपोज मैक्सिमम वैल्यू 50 न्यूटन की है, इस बॉक्स के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है वो सपोज 50 न्यूटन है। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गई है, उसके बाद अगर आप उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तब ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे यहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 50 न्यूटन का हो गया ना, इसी को हम अपनी मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। तो अगर ये वाले भाई साहब 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज ये 70 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करते हैं 50 से ज्यादा, तो 70 न्यूटन की इन भाई साहब ने फोर्स अप्लाई करी। 70 में से जो शुरू के 50 न्यूटन है ना, वो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाएंगे। 70 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, 70 में से जो शुरू के 50 न्यूटन है वो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में ही खर्च हो जाएंगे। जो बाकी का 20 न्यूटन है ना, 70 में से 50 माइनस करो 20 आ जाता है, बाकी के 20 न्यूटन की वजह से फिर ये वाला ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर हुआ? अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है तो ऑब्जेक्ट और नीचे वाले ग्राउंड के अंदर जितनी भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर इस ऑब्जेक्ट और नीचे वाले ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू अगर 50 है तो 50 न्यूटन से ज्यादा फोर्स जब आप लगाओगे तब ये वाला ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। अगर आप 50 न्यूटन से कम फोर्स अप्लाई करोगे ना तो ये वाला ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, और जितनी आप फोर्स लगाओगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उतना हो जाएगा। तो 50 से नीचे नीचे अगर आप 10 की फोर्स लगा रहे हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 10 है। अगर आपने 15 की फोर्स लगाई है 15 न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 15 है। अगर आप 20 न्यूटन तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी 20 है। 30 पे 30, 40 पे 40, 45 पे 45, 50 पे 50, जितनी आपकी अप्लाइड फोर्स होगी ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली उतना ही हो जाता है। और जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तब ये वाला ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। क्लियर हुआ? अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, वो इस बात पे डिपेंड करती है कि ये वाला ऑब्जेक्ट कितना ज्यादा भारी है। ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा भारी होता है ना, जितने ज्यादा किलोग्राम का होता है, सपोज 90 किलोग्राम का है, 100 किलोग्राम का है, 15 किलोग्राम का है, जितना ज्यादा उसका मास होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी उसके हिसाब से ही हो जाती है। क्लियर हो गया? तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इस बात का मतलब यह है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स्ड नहीं होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप सामने से कितनी ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी फोर्स चेंज होगी, जो फोर्स आपने अप्लाई की है, जैसे जैसे उसकी वैल्यू चेंज होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी उसके हिसाब से चेंज होती रहती होती है। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है, रेस्ट से मोशन में लेके आना है, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उस ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी।
जब आप उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे ना, फिर शुरुआत वाली फोर्स तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में खर्च हो जाएगी, जो आपने एक्स्ट्रा फोर्स लगाई है उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया? आंसर तो इसका आसान है। आंसर में बस आपने ये लिखना है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन अप्लाइड फोर्स। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक तरह की सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। इस बात का मतलब ये है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की जो वैल्यू है ना, वो कांस्टेंट नहीं होती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द चेंज इन अप्लाइड फोर्स। आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है उस पे डिपेंड करता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। While riding a bicycle, if we stop pedaling, the bicycle begins to slow down. Explain why. अब इस क्वेश्चन में आपसे यह पूछा जा रहा है कि साइकिल चलाते चलाते अगर आप पैडल करना बंद कर दो तो ऐसा करने पे साइकिल की जो स्पीड है वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? जैसे ये वाले भाई साहब हैं, ये भी साइकिल चला रहे हैं, अगर ये पैडल करना बंद कर दें तो फिर साइकिल की जो स्पीड है ना वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो वैसा क्यों होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर भी है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो आपको ना 3 पॉइंट्स याद होने चाहिए। पहला पॉइंट, अगर ये वाले भाई साहब पैडल करते समय एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जितना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जितना साइकिल और नीचे वाले ग्राउंड के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ये वाले भाई साहब भी उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ना तो स्पीड इंक्रीज होगी ना ही स्पीड डिक्रीज होगी और बाइसाइकिल कांस्टेंट स्पीड पर मूव करेगी। अगर ये वाले भाई साहब जोर से पैडल करना शुरू कर देते हैं, मतलब अपनी लेग्स की एनर्जी को यूज करके ज्यादा जोर से पैडल करना शुरू कर देते हैं, तो जब ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ना तो बाइसाइकिल की स्पीड इंक्रीज होगी। और अगर इन्होंने पैडल करना बंद कर दिया है तो ये मतलब इन्होंने फोर्स अप्लाई करनी बंद कर दी है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम फोर्स अप्लाई की जाए या फिर फोर्स ना ही अप्लाई की जाए तो ऐसा करने से वे साइकिल की जो स्पीड है वो डिक्रीज होगी। क्लियर हुआ? एक बात बताओ, साइकिल की स्पीड इंक्रीज कब होगी? जब ये वाले भाई साहब जब पैडल करेंगे, जोर से पैडल करेंगे, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे। साइकिल और नीचे वाले ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर ये उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। अगर ये पैडल करते समय एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स अप्लाई करते हैं जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो स्पीड ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी, साइकिल कांस्टेंट स्पीड पर चलेगी। और अगर ये पैडल करना बंद कर देते हैं तो मतलब अब कोई इन्होंने फोर्स ही नहीं लगाई है, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो धीरे धीरे साइकिल की स्पीड को डिक्रीज करेगा और अल्टीमेटली साइकिल रुक ही जाएगी। तो क्यों रुक जाती है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है। कार के अंदर भी ऐसा ही होता है। ये साइकिल चलाने के बाद ये वाले भाई साहब अब अपनी कार चला रहे हैं और इनका दोस्त है, इसको ऊपर बैठने की आदत है, हवा चाहिए इनको ठंडी ठंडी ना। तो कार के अंदर भी ऐसा ही होता है। अगर कार का इंजन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएगा तो कार की स्पीड इंक्रीज होगी। अगर कार का इंजन एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगाएगा जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो ना स्पीड इंक्रीज होगी ना स्पीड डिक्रीज होगी, यूनिफॉर्म मोशन होगा। और अगर कार का इंजन जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे कम फोर्स लगा रहा है तो उस केस के अंदर कार की स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलो कार का नहीं, ये वैसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ना अलग से क्वेश्चन बन सकता है। आपका जो ये वाला क्वेश्चन था उसके आंसर में आप ऐसे लिखोगे, दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बाइसिकल। स्पीड डिक्रीज हो जाती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो कि बाइसिकल के ऊपर एक्ट कर रही है। देखो साइकिल जब ग्राउंड के ऊपर मूव कर रही है तो कॉन्टैक्ट में है ना। जब भी दो चीजें मोशन के अंदर होती हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर होती हैं तब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज ऑपोजिट मोशन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे उस डायरेक्शन में मूव करने से रोकती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। When applied force is less than force of friction, speed will decrease. यही था सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम हो जाती है तो स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और इन भाई साहब ने तो पैडल करना ही बंद कर दिया, तो जो अप्लाइड फोर्स है वो तो इन्होंने जीरो कर दिया है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम फोर्स लग रही है, यहाँ तो फोर्स ही नहीं लग रही, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली साइकिल की स्पीड को डिक्रीज करना शुरू कर देगा। क्लियर हुआ?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन द फॉलोइंग केसेस। देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर दो अलग अलग केसेस हैं और आपसे ये पूछा जा रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है वो बताना है। तो एक एक करके दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले केस 1 पे आते हैं। अ बॉक्स प्लेस्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज पुश्ड फॉरवर्ड। एक बॉक्स है, उसे हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा और उसके बाद उसे आगे की तरफ ना पुश किया जा रहा है। चलो पहले केस 1 को डिस्कस कर लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो डायग्राम इसका ऐसा बनेगा, ये भी केस 1 को ही हमने डिस्कस करना है तो केस 2 को हटा दिया है। ये देखो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर ये वाला बॉक्स पड़ा हुआ है और ये भाई साहब हैं, ये इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं। आप अगर बॉक्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे तो बॉक्स आगे की तरफ या तो मूव करेगा या मूव करने की कोशिश करेगा। ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है या जिस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। क्लियर हुआ? तो अगर आप ऑब्जेक्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। ये तो आसान था, तो बस आपने आंसर में लिखना है व्हेन अ बॉक्स इज पुश्ड फॉरवर्ड। अगर आप बॉक्स को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करोगे, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एक्टिंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। ये तो क्लियर है ना? ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगी। आगे चलते हैं, सेकंड केस के ऊपर आते हैं। चलो अब केस 2 को डिस्कस करते हैं। अ व्हील ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड। ये ध्यान से समझना, एक व्हील है, वो आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। आगे की तरफ मूव कर रहा है, ये आगे की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। दोनों का आंसर सेम ही होने वाला है। पहले ना आप डायग्राम से अच्छे से समझना। ये देखो ये नीचे वाला हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये हमने एक व्हील बना दिया। अब समझने के लिए ना हमने व्हील के ऊपर एक पॉइंट ले लिया है। ये देखो ये वाला जो व्हील है, इसके ऊपर ये वाला जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए अभी ग्राउंड के साथ कॉन्टैक्ट के अंदर है। अब एक बात ये बताओ, ये वाला व्हील जब आगे की तरफ जाएगा, मतलब आगे जाने के लिए इस व्हील को ऐसे घूमना पड़ेगा ना। ये वाला व्हील ने जब आगे जाना है, आगे जाने के लिए इसको ऐसे घूमना पड़ेगा। जब ये ऐसे घूमेगा तो पॉइंट ए पीछे की तरफ नहीं जाएगा। जब ये वाला व्हील, देखो व्हील ने आगे जाना है, व्हील ने आगे जाने के लिए व्हील को ऐसे घूमना पड़ेगा और जब व्हील ऐसे घूमेगा तो ये वाला पॉइंट तो इस तरफ मूव करेगा ना। जो पॉइंट ग्राउंड के साथ, व्हील का जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, वो तो इस तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोकेगी। तो पॉइंट ए इस डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा या एक्चुअल में मूव करेगा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने उसको मूव करने से रोकना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन के अंदर होगी। क्लियर हुआ? ये व्हील के ऊपर ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे आपने फोकस करना है। व्हील ने जब आगे की तरफ जाना है तो व्हील को गोल गोल घूमना पड़ेगा। व्हील ऐसे घूमेगा ना तभी तो इस तरफ जाएगा। जब व्हील ऐसे घूम रहा है तो ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट के बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। पॉइंट ए अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो पॉइंट ए के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो व्हील जब फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही है। व्हील फॉरवर्ड मूव कर रहा है, व्हील का जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना, वो बैकवर्ड मूव कर रहा है और उसे बैकवर्ड मूव करने से रोकने के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। क्लियर हुआ? तभी हमने पॉइंट ए के बारे में लिखा है, पॉइंट ए टेंड्स टू मूव बैकवर्ड्स। जो पॉइंट ए है, जब व्हील घूमेगा तो पॉइंट ए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पॉइंट ए को बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोकना चाहती है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस पॉइंट के ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी। क्लियर हुआ? तो आपने अपने आंसर में ये लिखना है, व्हेन अ व्हील टेंड्स टू मूव फॉरवर्ड। व्हील जब फॉरवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑल्सो एक्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट कर रही है। ये जो व्हील का केस है ना, ये स्पेशल केस है। इसके अंदर जो पॉइंट ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में होता है ना, उसके हिसाब से आपने अपना आंसर लिखना होता है। जो इससे पहले वाला केस था ना, ये वाला केस सिंपल था। देखो ये बॉक्स है, तो बॉक्स के नीचे वाले सरफेस के ऊपर आप एक पॉइंट ए ले लो जो कि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है। अगर आप बॉक्स को आगे की तरफ पुश कर रहे हो तो पॉइंट ए भी आगे की तरफ ही जा रहा है। पॉइंट ए अगर आगे की तरफ जा रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पॉइंट ए को आगे जाने से रोकेगी तो बैकवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी।
जो ऐसे फ्लैट बॉक्सेस होते हैं ना, जो नीचे से फ्लैट होते हैं, उसमें तो आंसर बड़ा सिंपल होता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन जब ये ऐसे गोल गोल घूमने वाले व्हील्स होते हैं ना, उसके अंदर व्हील का जो हिस्सा ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है ना, वहां पर किस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है वहां से आपने समझना होता है। व्हील जब फॉरवर्ड जा रहा है, पॉइंट ए जो कि ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है वो बैकवर्ड जा रहा है, उसे बैकवर्ड जाने से रोकना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। क्लियर हुआ? व्हील फॉरवर्ड मूव करेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। ये देखो, ये कार है और ये ना एकदम स्ट्रेट रोड के ऊपर आगे की तरफ मूव कर रही है। किसकी कार है ये? भाई साहब की कार है। कहाँ है भाई साहब? वो कार के अंदर बैठे हुए हैं, ड्राइव कर रहे हैं। और ये कौन है जो कार के ऊपर बैठा हुआ है? ये भाई साहब का बेस्ट फ्रेंड है। अब देखो, कार के अंदर सनरूफ नहीं है, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा शौक चढ़ा है हवा खाने का, तो ये कार के ऊपर जाके बैठ गया। चलो कोई बात नहीं, इनको ऊपर बैठे रहने दो, हम आगे आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। हाउ मच फोर्स शुड बी अप्लाइड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कार। क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, एक एक करके तीनों पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आपसे यह पूछा जा रहा है कि कार की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। पहले ना आप ये ध्यान दो, कार के ऊपर ना 2 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स का मतलब है फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ द कार। दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कार को आगे की तरफ ले जाने के लिए अप्लाइड फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। कार का इंजन जितनी फोर्स लगा रहा है ना, वो यहाँ पे हम अप्लाइड फोर्स बोल रहे हैं उसे। और कार और नीचे वाले ग्राउंड के बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कार को आगे जाने से रोकने का काम कर रही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा ही हर तरह के मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। तो कार को आगे ले जाने के लिए कौन सी फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? अप्लाइड फोर्स। और कार के मोशन को रिड्यूस करने के लिए, कार के मोशन को अपोज करने के लिए ये वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। अब फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। अगर आपने कार की स्पीड को इंक्रीज करना है, तो जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना, कार और ग्राउंड के बीच में जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर कार का इंजन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो ऐसा करने से कार की स्पीड इंक्रीज होगी। अगर कार का इंजन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाएगा, तो कार की स्पीड डिक्रीज होगी। और अगर कार का इंजन एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगाता है जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, मतलब ये दोनों बराबर फोर्स लगाते हैं, तो उस केस में ना तो कार की स्पीड इंक्रीज होगी, ना ही कार की स्पीड डिक्रीज होगी। कार जितनी स्पीड पर चल रही है उतनी स्पीड पर ही चलती रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ आया? स्पीड इंक्रीज कब होगी? जब कार का इंजन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएगा। स्पीड डिक्रीज कब होगी? जब कार का इंजन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाएगा। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाएंगे तो स्पीड डिक्रीज होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होगी। और जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, अगर एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगाएंगे तो ना स्पीड इंक्रीज होगी ना स्पीड डिक्रीज होगी, कार कांस्टेंट स्पीड पर मूव करेगी। अगर कार एग्जैक्टली 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रही है, कार अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर ही चल रही है, तो इस समय पता है क्या हो रहा है? जितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कार का इंजन भी एग्जैक्टली उतनी ही फोर्स लगा रहा है। जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फिर यूनिफॉर्म मोशन होता है। जितनी स्पीड है उतनी ही स्पीड रहती है, ना इंक्रीज होती है ना डिक्रीज होती है। कार की स्पीड इंक्रीज कब होगी? जब आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाओगे। और डिक्रीज कब होगी? जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाएंगे। बस यही 3 पॉइंट्स पूछ रहे थे, तो यही इसका आंसर है। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, फर्स्ट पार्ट में, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देन स्पीड ऑफ कार विल इंक्रीज। जब अप्लाइड फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ द कार बड़ी साइज की होगी है। भाई साहब ने तरक्की कर लिया, कार बड़े साइज की हो गई है, लेकिन ये दोस्त अभी भी नहीं सुधरा, इसको अभी भी हवा खाने का शौक है। चलो कोई बात नहीं, अभी शुरुआत वाले कुछ क्वेश्चंस में हवा खाने दो, फिर आगे वाले क्वेश्चंस पे देखना क्या होता है। व्हेन अप्लाइड फोर्स is greater than force of friction then speed of car will increase। applied force of friction से अगर ज्यादा है तो कार की स्पीड इंक्रीज होगी। सेकंड ये था, when applied force is less than force of friction then speed of car will decrease। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम फोर्स लगाएंगे तो कार की स्पीड डिक्रीज होगी। थर्ड था कि यूनिफॉर्म मोशन में कब होगा?
when the applied force is exactly equal to the force of friction, then the car will move at constant speed. तो कार यूनिफॉर्म स्पीड पे मतलब कांस्टेंट स्पीड पर तब होगी जब ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगे. फोर्स अप्लाइड बाय इंजन ऑफ द कार इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तब यूनिफॉर्म मोशन होगा, कांस्टेंट स्पीड पर कार मूव करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज इनर्शिया. अब आपने ना इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को समझना है, तो पहले एक बार मैं डायग्राम से आपको ना कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद हम इनर्शिया की डेफिनेशन को भी डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, ये वाले भाई साहब आराम से अपनी चेयर के ऊपर बैठे हुए हैं और इधर से दूसरे भाई साहब आ गए हैं, और ये कोई ऐसे वैसे भाई साहब नहीं है, ये डीजे वाले बाबू हैं. और डीजे वाले बाबू ने गाना बजा दिया, वॉल्यूम भी ऊंचा कर दिया और बेस भी बढ़ा दिया. जैसे ही डीजे वाले बाबू ने बेस बढ़ाया ना, बस इन भाई साहब से कंट्रोल नहीं हुआ. ये वाले भाई साहब देख रहे हो डांस फ्लोर के ऊपर आ गए हैं, इनके अंदर का जो डांसर है ना वो जाग चुका है. अब ध्यान से देखो कैसे उछल उछल के डांस कर रहे हैं. तो जब डीजे वाले बाबू गाना बजाएंगे, वॉल्यूम ऊंचा करेंगे, बेस बढ़ाते हैं, तो ऐसा करने से भाई साहब तो रेस्ट से मोशन में आ जाते हैं. पहले भाई साहब आराम से रेस्ट पे थे, आराम से चेयर के ऊपर टिक कर बैठे हुए थे, अचानक ये उछल उछल के डांस कर रहे हैं, मतलब मोशन के अंदर आ गया. तो फर्स्ट पॉइंट टू बी नोटेड, ये वाले भाई साहब जब चाहे अपनी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, और जब ये थक जाएंगे ना, डांस कर करके थक जाएंगे, देख रहे हो क्या उछल उछल के डांस कर रहे हैं, तो ये वापस जाके अपनी चेयर पे बैठ जाएंगे. मतलब ये जब चाहे अपनी बॉडी को मोशन से वापस रेस्ट पर भी ला सकते हैं. लेकिन डीजे वाले बाबू जब गाना बजा रहे थे, वॉल्यूम ऊंचा कर रहे थे, बेस भी बढ़ा रहे थे, ऐसा करने से भाई साहब तो अपनी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आए थे. लेकिन जब डीजे वाले बाबू ये सारे काम कर रहे थे, जो चेयर है, चेयर पहले भी रेस्ट पे थी, डीजे वाले बाबू के गाना बजाने के बाद भी चेयर रेस्ट पर ही रहती है. ये वाली जो फुटबॉल है वो पहले भी रेस्ट पे थी, बाद में भी रेस्ट पर ही रहती है. ये वाला बॉक्स रेस्ट पे ही रहता है, ये वाला जो ढोल है वो भी रेस्ट पे ही रहता है. मतलब ये वाले जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये रेस्ट पे थे और रेस्ट पे ही रहते हैं. ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है ना, और आपके रूम के अंदर भी जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, चेयर होगी, टेबल होगी, आपकी मैथ साइंस की बुक्स होगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी बुक्स होगी, आपके बैग के अंदर भी जो पेंसिल है, इरेजर है, शार्पनर है, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये अपने आप अपनी बॉडी को रेस्ट से मोशन के अंदर नहीं ला सकते. और अगर ये मोशन के अंदर है, जैसे ये वाली जो बॉल है, इस वाली बॉल को यहां से ना रिलीज कर दिया, तो ये वाली बॉल मोशन के अंदर है. अब ये वाली बॉल अपने आप ही यहां पे आके रुक नहीं जाएगी, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करती ही जाएगी. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन के अंदर होता है तो वो वाला ऑब्जेक्ट मोशन में ही रहेगा, अपने आप वो मोशन से रेस्ट पे नहीं आ सकता. और अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, मतलब रुका हुआ है, तो वो वाला ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी बॉडी को रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकता. हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो जब चाहे अपनी बॉडी को रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, डांस डूंस कर सकते हैं, उछल उछल के डांस कर सकते हैं, और जब चाहे मोशन से वापस अपनी बॉडी को रेस्ट पर भी ला सकते हैं. लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो रेस्ट पे हैं तो अपने आप वो रेस्ट पे ही रहेंगे, वो रेस्ट से अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली मोशन के अंदर नहीं ला सकते. और अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो मोशन के अंदर है तो वो अपने आप नहीं रुक जाएगा, अपने आप वो अपनी बॉडी को रेस्ट पे नहीं ला सकता. जो मोशन में है वो मोशन में रहेगा, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा. मतलब दीज नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स दे आर अनेबल टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और देयर स्टेट ऑफ मोशन. इसी इनेबिलिटी को ना इनर्शिया बोलते हैं. जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे ही रहेंगे, वो रेस्ट से अपने आप मोशन में नहीं आ जाएंगे. ये वाला जो ढोल है ये उछल के हवा के अंदर डांस करना नहीं शुरू कर देगा. ये वाली जो चेयर है, डीजे वाले बाबू गाना बजाएंगे तो ये वाले भाई साहब डांस फ्लोर पे आके कलाबाजियां खाना शुरू कर देंगे. लेकिन डीजे वाले बाबू अगर गाना बजाएंगे तो ये वाली चेयर कलाबाजियां खाना नहीं शुरू कर देगी. जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेंगे, वो अपनी बॉडी को रेस्ट से ऑटोमेटिकली मोशन के अंदर नहीं ला सकते. दे आर अनेबल टू डू दिस. और इसी इनेबिलिटी को इनर्शिया बोलते हैं. समझ आया? दिस इनेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया.
कॉन्सेप्ट समझ आ गया? डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो आप ये लिखोगे, द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू प्रिजर्व देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया। ऑब्जेक्ट्स की ना नेचुरल टेंडेंसी होती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करके रखने की। स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करके रखने का मतलब है जो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो रेस्ट से अपनी बॉडी को ऑटोमेटिकली मोशन के अंदर नहीं ला सकता। और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है किसी भी डायरेक्शन के अंदर, तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, अपने आप वो मोशन से रेस्ट पे नहीं आ सकता। जो यूनिफॉर्म मोशन में है वो अपनी स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को प्रिजर्व करेगा, जो रेस्ट पे है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करेगा। ये ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है, और इसी को ही इनर्शिया बोला जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देखो इनर्शिया ना बहुत तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो एक एक करके हमने सबको डिस्कस करना है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है। तो पहले एक बार ना डायग्राम के थ्रू कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस वाले डायग्राम में देखो, एक ये बड़े साइज का बॉक्स है, ये रेस्ट पे है, और ये वाले भाई साहब हैं, ये भी रेस्ट पे ही है। पिछले आधे घंटे से ये इसी पोजीशन पर ही खड़े हुए हैं, लगता है कुछ गहरी सोच के अंदर है। अचानक ही क्या होता है, बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है, एकदम से तेज बारिश आ जाती है। तो ये वाले भाई साहब फटाफट से भागना शुरू कर देते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन ये वाला जो बॉक्स है वो पहले भी रेस्ट पे था, बारिश आने के बाद भी वो रेस्ट पे ही रखता है। चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे आंधी आए, चाहे सांड ही क्यों ना आ जाए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा। चाहे बारिश आए, चाहे तूफान आए, चाहे सांड आए, चाहे आंधी आए, जो मर्जी आ जाए, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, ये रेस्ट पे ही रहेगा। तो ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को ना प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपनी बॉडी को जब चाहे रेस्ट से मोशन में ला सकते होते हैं। आप जब चाहो उठ के भागना शुरू कर सकते हो ना, लेकिन आपके रूम के अंदर जो बाकी के नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आपके रूम के अंदर जो चेयर्स हैं वो उठ के भागना शुरू थोड़ी कर सकती होती हैं। तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं अगर वो रेस्ट पे हैं तो वो रेस्ट पे ही रहेंगे जब तक कोई उनको पुश नहीं करेगा, जब तक कोई पीछे से उनके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। क्लियर हुआ? तो ऑब्जेक्ट्स की ये जो टेंडेंसी होती है ना, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहने की, इसी को बोला जाता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिखोगे, अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन नॉट कम इनटू मोशन बाय इटसेल्फ। अगर कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, मतलब रुका हुआ है, तो वो अपने आप ही अपनी बॉडी को मोशन में नहीं ला सकता। ये वाला जो बॉक्स है ये खुद ही मूव नहीं कर सकता। अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट कैन नॉट come into motion by itself. The natural tendency of stationary objects to preserve their state of rest is called inertia of rest. ये जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स की नेचुरल टेंडेंसी होती है ना कि अगर वो रेस्ट पे हैं तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करके रखें, मतलब रेस्ट पे हैं तो रेस्ट पे ही रहें, चाहे ये एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस जो मर्जी हो जाएं। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। समझ आ गया? ये जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करने की कोशिश करेगा। इसी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ये देखो, ये ग्राउंड लेवल है, ये कोई टेबल है, उसके ऊपर हमने ग्लास रखा हुआ है। ग्लास के ऊपर ना एक पतला सा कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है। ये पहले कांच का गिलास है, खाली है अंदर से ना, इसके ऊपर हमने एक पतला सा कार्डबोर्ड रखा हुआ है और कार्डबोर्ड के ऊपर फिर कॉइन को रखा हुआ है। अब अगर आप जोर से कार्डबोर्ड को ऐसे स्ट्राइक करोगे ना, आप कार्डबोर्ड को जोर से ऐसे स्ट्राइक करो तो कार्डबोर्ड विल फ्लाई अवे एंड कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास। ये बिना इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। देखो स्टार्टिंग के अंदर ना ये तीनों की तीनों चीजें रेस्ट पे हैं। जो कॉइन है वो भी रेस्ट पे है, ये जो कार्डबोर्ड है वो भी रेस्ट पे है, और ये जो नीचे वाला ग्लास है वो भी रेस्ट पे है। अब आप एक बात बताओ, आपने जब ऐसे स्ट्राइक किया था आपने किसको हिट किया? आपने ऊपर वाले कार्डबोर्ड को हिट किया ना। अब ये जो ऊपर वाला कार्डबोर्ड था इसको आपने जोर से स्ट्राइक करना है। जब आप इसको जोर से स्ट्राइक करोगे ना तो आपने फोर्स लगाई है कार्डबोर्ड के ऊपर, तो कार्डबोर्ड विल फ्लाई अवे। कार्डबोर्ड ऐसे खिसक के आगे चला जाएगा
ऊपर वाला जो कॉइन है फिर वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटी की वजह से ग्लास के अंदर गिर जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर आप कार्डबोर्ड को ना धीरे से हिट करोगे ना तो ग्लास भी नीचे गिर जाएगा, कॉइन भी, कार्डबोर्ड भी, सारा कुछ ही नीचे गिर जाएगा। आपने स्किलफुली जोर से स्ट्राइक करना है। जब जोर से स्ट्राइक करते होते हैं ना तब ऊपर वाला कार्डबोर्ड फ्लाई करके उधर चला जाता है, जो कॉइन है कॉइन नीचे गिर जाता है। जब धीरे से हिट करते हैं तो सब कुछ पता क्यों गिर जाता है, क्योंकि फोर्स को ना ट्रांसफर होने का टाइम मिल जाता होता है। जब आप इसको जोर से हिट करोगे तो फोर्स को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलेगा। मतलब आपने फोर्स लगाई थी कार्डबोर्ड के ऊपर स्ट्राइक करते समय, तो फोर्स को कॉइन के अंदर ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलेगा, कार्डबोर्ड विल मूव एंड कॉइन विल फॉल इनटू द ग्लास। इसी सेम रीजन की वजह से ना, देखो सपोज कोई दरवाजा है वो कांच का है, अगर आप बुलेट से फायर करोगे ना कांच के दरवाजे के ऊपर तो एकदम बुलेट के साइज का ही होल होगा उस दरवाजे के अंदर। लेकिन अगर आप किसी पत्थर से मारोगे, पत्थर को अगर दरवाजे पे मारोगे तो पूरा का पूरा कांच का जो दरवाजा होता है ना वो ही टूट जाता होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पत्थर से जब हिट कर रहे हैं या बुलेट से जब हिट कर रहे हैं तो बताना स्पीड कहां पे ज्यादा होती है। बुलेट से अगर आप फायर करोगे तो बुलेट की स्पीड तो बहुत ही ज्यादा होती है, पत्थर की जो स्पीड है, पत्थर को अपने हाथ से फेंकोगे तो पत्थर की स्पीड तो बहुत कम होती है। तो जब स्टोन को थ्रो करते हैं ना तो फोर्स को ट्रांसफर होने का टाइम मिल जाता है, तो फोर्स पूरे के पूरे कांच के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तभी खिड़की पे मारे तो खिड़की का ग्लास पूरा टूट जाता है, और अगर कांच के दरवाजे पे मारेंगे तो कांच का दरवाजा पूरा टूट जाता होता है। लेकिन अगर बुलेट से फायर करें ना तो बुलेट जिस जगह पे हिट करती है सिर्फ उस जगह पे जो कांच का पीस होता है ना वो आगे की तरफ चला जाता होता है, बाकी सारा जो कांच होता है, बाकी सारा जो ग्लास होता है वो ऐसा का ऐसे ही रहता है। क्लियर हुआ? तो बुलेट से अगर कांच के ऊपर फायर किया जाए ना तो सिर्फ एक छोटा सा होल होता है, अगर स्टोन को ऐसे कांच के ऊपर मारा जाए तो पूरा का पूरा कांच का विंडो या फिर जो ग्लास का दरवाजा है वो पूरा ही टूट जाता है। वहां पे भी यही होता है। क्लियर हो गया था आपको? जोर से स्ट्राइक करेंगे तो फोर्स को ट्रांसफर होने का टाइम नहीं मिलेगा, कार्डबोर्ड नीचे से खिसक जाएगा और जो कॉइन है इट विल फॉल इनटू द ग्लास। यहां पर भी ना कॉइन रेस्ट पे था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कॉइन रेस्ट पे ही रहता है, नीचे से कार्डबोर्ड स्लिप हो जाता है, फिर ग्रेविटी की वजह से कॉइन अंदर गिरता है। इसमें सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, द कॉइन प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ द कार्डबोर्ड वॉज एट रेस्ट, इट रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से कॉइन रेस्ट पे था, रेस्ट पर ही रहता है। कार्डबोर्ड के ऊपर तो फोर्स लगी है तो कार्डबोर्ड मोशन में आ गया, कॉइन रेस्ट पे क्यों रहा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, फिर ग्रेविटी की वजह से इट फॉल्स इनटू द ग्लास, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी इट फॉल्स इनटू द ग्लास। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल है इसका। इन भाई साहब को देख रहे हो, ये पिकनिक मनाने के लिए गए हैं, जंगल के अंदर बुक लेके गए थे कि वहां पे बैठ के शांति से पढ़ेंगे। तो जैसे इन्होंने बुक पढ़ना शुरू किया इनको नींद आ गई, अब आराम से गहरे सपनों के अंदर एक खोए हुए हैं। अचानक ही एक जानवर आ जाता है, जैसे ही जानवर आ जाता है, जानवर इनको हिलाता है कुछ, तो ये एकदम से जागते हैं। जागने के बाद देखो भाई साहब ने क्या किया, बुक वहीं पे छोड़ दी, अपना मोबाइल उठा लिया और भाग पड़े। बुक वहीं पे छोड़ दी, पॉइंट टू बी नोटेड, मोबाइल उठा लिया। जान दे देंगे लेकिन मोबाइल को छोड़ के नहीं भागेंगे, क्योंकि मम्मी पापा फिर दूसरा नहीं दिलवाने वाले, ये वाला ही बड़ी मुश्किल से दिलवाया था इनको। तो बुक रेस्ट पे थी, रेस्ट पे ही रहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, चाहे सांड ही क्यों ना आ जाए। लेकिन ये वाले जो भाई साहब हैं, आंधी आएगी तो भी भाग जाएंगे, तूफान आएगा तो भी भाग जाएंगे, और ये एनिमल आएगा तो भी ये भागना शुरू कर देते हैं। तो भाई साहब रेस्ट से जब चाहे अपनी बॉडी को मोशन में लेके आ सकते होते हैं। जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो रेस्ट पे थे तो वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को प्रिजर्व करके रखते होते हैं। तो बुक तब तक नहीं मूव करेगी जब तक कोई बुक के ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेगा। मोबाइल मोशन में है क्योंकि भाई साहब ने अपने हाथों से मोबाइल को पकड़ा हुआ है ना, तो ये अपनी बॉडी की मस्कुलर एनर्जी यूज करके मोबाइल को भी अपने साथ साथ मूव करवा रहे हैं। क्लियर हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे तब तक रहेगा जब तक कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा।